फ्रेंड्स, अखंड भारत यानी अनडिवाइडेड इंडिया, बहुत से लोग इसकी बात करते हैं। कुछ लोगों का ये एक सपना है, लेकिन हकीकत में ये पॉसिबल हो सकता है कि नहीं, और अगर हो सकता है तो किस तरीके से, आइए जानते हैं आज के ये वीडियो में। और दोस्तों, ये कैसे इम्पॉसिबल हो सकता है अखंड भारत बनाना, ये भी जानेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कुछ लोग फादर ऑफ अखंड भारत कहते हैं, क्योंकि उन्होंने वीपी मेनन के साथ मिलकर 500 से भी ज्यादा प्रिंसली स्टेट को यूनिट किया था, जिससे आज का भारत बना है। लेकिन अखंड भारत का मतलब आज से भी ज्यादा बड़ा, उसकी सीमा जो है ना बड़ी होगी। उसको कहते हैं अखंड भारत, जिसकी बाउंड्री आज के इंडिया की बाउंड्री से भी ज्यादा बाहर निकलती है। लेकिन एग्जैक्टली क्या है अखंड भारत की डेफिनेशन, क्या है इसका मैप, वो डिपेंडेंट करता है जिससे आप पूछोगे। कुछ लोगों के लिए अखंड भारत का मतलब ये है कि इंडिया प्लस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि इंडिया का ऑफिशियल मैप दिखाता है। दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए अखंड भारत का मतलब ये है कि 1947 से या पार्टीशन से भी पहले का भारत यानी इंडिया प्लस आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश मिला के अखंड भारत को बनाएगी। तीसरा है कुछ लोगों के लिए अखंड भारत की बाउंड्री अफगानिस्तान से लेके नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड इंडिया के पड़ोसी जो देश है वो सबको इंक्लूड करके अखंड भारत, इतना बड़ा अखंड भारत। और फोर्थ लोगों के लिए कुछ इस तरीके का है अखंड भारत की बाउंड्री अफगानिस्तान से लेके ना सिर्फ थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया और इंक्लूडिंग इंडोनेशिया तक है। सुनने में बड़ा अजीब और हकीकत वाला नहीं है, ऐसा लगता होगा। दोस्तों, ऐसे देखे जाए तो ये पॉसिबल भी हो सकता है। पॉसिबल ऐसे है कि क्योंकि सारे देश अगर यूनाइटेड हो जाए, एक साथ रहेंगे, तो इन सब में भारी स्केल पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। हर देश आत्मनिर्भर बनने के बजाय जिस चीज में वो लोग एक्सपर्ट है वो चीज करेंगे, स्पेशलाइज करेंगे, और इन सारी कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड होगा। कोई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कस्टम नहीं। इससे हर देश की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ज्यादा आसानी होगी और ज्यादा पैसे नहीं डालने पड़ेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और हम फर्स्ट वर्ल्ड से भी आगे निकल सकते हैं अगर यूनाइटेड रहेंगे तो। इसके अलावा इन देशों के बीच में दुश्मनी नहीं रहेगी, हमारे जवान नहीं मरेंगे और मिलिट्री पर ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा और नुकसान नहीं होगा। और जो पैसे बचेंगे जिसको हम अच्छी जगह स्पेंड कर सकते हैं, बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे सकते हैं, हेल्थ केयर अच्छी दे सकते हैं और गरीबों को खाना फ्री में दे सकते हैं, तो आसानी से आप जो है ना जी सकते हो। और साथ ही साथ
बॉर्डर्स नहीं रहेगी, आप यहाँ से वहां जा सकते हो आराम से, सब प्लेस पे आप घूम सकते हो, पाकिस्तान से लेके आप इंडोनेशिया तक घूम सकते हो, पासपोर्ट और वीजा की नीड नहीं होगी। दोस्तों बेनिफिट तो बहुत है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे पॉसिबल है ये सब, और ऐसा कहाँ देखने को मिला है, आज तक तो नहीं हुआ है। अब जो लोग आम तौर पे अखंड भारत की बातें करते हुए हमें दिखते हैं और आपको बोलते रहते हैं अखंड भारत बनाएंगे सोशल मीडिया पे और ट्विटर पे ट्वीट कर कर करके जंग लड़ते रहते हैं, वो लोग बड़े अनक्रिएटिव लोग हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही सॉल्यूशन है और एक ही तरीका है, इंडिया को हम सुपर पावर बनाएंगे और वॉर करेंगे सब कंट्रीज के साथ, लाइक अलेक्जेंडर के जैसे सब देश को हम जीत लेंगे, पाकिस्तान से लेके अफगानिस्तान, बांग्लादेश को, सबको हम हरा देंगे और उनकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे, फिर हमारा अखंड भारत बन जाएगा। देखो दोस्तों, ऐसे जो आइडिया जो है ना एशियन टाइम पे चलते थे कि इस तरीके से अखंड भारत नहीं बन सकता और जंग हो गई तो कोई नहीं बचेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है और हमारे पास भी है। ये बकवास आइडिया है, ये एक अनएथिकल और मानवता के खिलाफ है। आप अपनी विल किसी पे थोप नहीं सकते हो, ये करना पड़ेगा और ये स्टूपिड हरकत है। और अगर आप हिस्ट्री भी थोड़ी सी भी जानते होगे तो इतिहास गवाह है कि जिन जिन राजा महाराजाओं ने ये करने की कोशिश की है, लॉन्ग टर्म तक कोई भी टिक नहीं सका है, कोई ना कोई आके उनको हरा देता था। लेकिन अगर आप अपने दिमाग से सोचोगे, थोड़ा यूज करो, शांति से सोचोगे, जब अपने देश के बारे में आप सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, जमीन आएगी, फॉरेस्ट आ रहे होंगे, पेड़ आ रहे होंगे, पहाड़ आ रहे होंगे, खेत नजर आ रहे होंगे और देश के लोग नजर आ रहे होंगे आपके दिमाग में। जब आप अपने घर के बारे में सोचते हो तो आपको आपके घर की हाउस की वॉल नजर आती है या फिर अपने घर के मेंबर्स जो है वो नजर आते हैं। सीधी सी बात है, घर तभी घर होता है जब लोग होते हैं। अगर घर में फैमिली ही नहीं रहेगी तो वो इंसान घर में ही नहीं रहेगा, वो जाके कहीं दूसरी साइड रहेगा। जब हमारी आर्मी हमारे देश को प्रोटेक्ट करती है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि वो हमारे देश के लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है। जमीन को भी प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जमीन इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इस रीजन से दोस्तों अखंड भारत का मतलब ना सिर्फ अनडिवाइडेड जमीन है बल्कि अनडिवाइडेड लोग भी है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो लोग अनडिवाइडेड हो गए, जमीन के साथ लोगों की भावनाएं, लोगों के कस्टम, सब कुछ अनडिवाइडेड हो गए। अनडिवाइडेड देशवासी। आज जैसे आप अपने पड़ोसियों को ट्रीट करते हो, वैसे ही आपको एक पाकिस्तानी, एक बांग्लादेशी, एक मलेशियन एंड इंडोनेशियन को भी ट्रीट करना पड़ेगा अगर अखंड भारत बनाओगे तो। जितने राइट्स आपके पास है उतने राइट्स वो लोगों को भी देने पड़ेंगे, हर एक देशवासियों को देने पड़ेंगे उतने ही राइट्स, और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक पाकिस्तानी को, एक बांग्लादेशी को और मलेशियन को, इंडोनेशियन को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी है दोस्तों के कभी भी आप किसी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, मलेशियन एंड इंडोनेशियन, उनके डेमोक्रेटिक और संविधान में जो राइट लिखे गए हैं सबके लिए, वो राइट उनको भी देने पड़ेगी तो सही।
मायनों में अखंड भारत तब ही बन सकता है जब ये सब देश के लोग अपनी हाँ में हाँ मिलाएंगे, मतलब मेजोरिटी एग्री होगी कि हमें भी अखंड भारत का पार्ट बनना है। ये करने के लिए पहला स्टेप ये होगा कि इंडिया और पाकिस्तान को रीयूनिट करना। एक एक्स सुप्रीम कोर्ट जज है जस्टिस काटजू, में भी आपने नाम सुना होगा। उन्होंने 2012 में इंडियन रीयूनिफिकेशन एसोसिएशन बनाई थी, जिसमें इनका मकसद ये था कि उन्होंने ये कहा है कि हम रीयूनिट करना चाहते हैं आज के पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और इंडिया को अंडर ए कॉमन सेक्युलर गवर्नमेंट फॉर ऑल पीपल बनाना चाहते हैं। लेकिन ये इम्पॉसिबल है क्योंकि हमारे इंडिया में अब सेक्युलर वाली सोच रही कहाँ है। हमारे अखंड भारत में असल सोच क्या है? हिंदुत्व की। उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश ने हमें धर्मों के नाम पे लड़वाया है। उन्होंने ये बीज बोया था टू नेशन वाला, हिंदू को मुसलमान के खिलाफ किया और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ लड़वाया है। ऐसा भी नहीं है कि हमें एक ही सरकार बनाने की नीड होगी, जैसे जस्टिस काटजू सजेस्ट कर रहे हैं कि ये चीज 3 देश 3 सरकार वो के साथ भी पॉसिबल है। अगर ऐसा हुआ तो ये एक यूरोपियन यूनियन और अफ्रीका यूनियन के मॉडल पे काम कर सकता है, यानी हर देश की अपनी एक सरकार या सेंटर गवर्नमेंट रहेगी, लेकिन उसके ऊपर एक और सरकार, एक और गवर्नमेंट बनाई जाएगी, जहां पर सारी सेंटर गवर्नमेंट बैठकर बात करेगी और एक साथ मिलकर सरकार बनाएगी। यूरोपियन यूनियन क्या है? अब ये आपके दिमाग में चल रहा होगा। आज के दिन फ्रेंच पार्लियामेंट और जर्मन पार्लियामेंट और इटालियन पार्लियामेंट आज भी वैसे ही एग्जिस्ट करते हैं जैसे यूनियन बनने से पहले करते थे। लेकिन आज जब एक यूनियन बन गया है तो एक यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट और एक्स्ट्रा इनके ऊपर ऐड हो गए हैं। और इस यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट कैसे इलेक्शन होते हैं? अलग अलग से इलेक्शन होते हैं दोस्तों, जो कि हर देश में करवाए जाते हैं, यानी जनता यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के मेंबर को सिलेक्ट करती है। ये एक डेमोक्रेसी वाला सिस्टम है। और अलग से इलेक्शन में अपने जर्मन पार्लियामेंट, फ्रेंच पार्लियामेंट को सिलेक्ट करती है। तो इनका यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट एक हाउस बन जाता है और दूसरा हाउस इनका बनता है काउंसिल से, जहां पे जर्मन सरकार, इटालियन सरकार और फ्रेंच सरकार, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट एक साथ बैठकर एक काउंसिल को बनाते हैं। बेसिकली यूरोपियन यूनियन के लेवल पे ऐसे देखे जाए तो 2 हाउस बनते हैं, जैसे कि इंडिया में है लोकसभा और राज्यसभा, वैसे यूरोपियन लेवल पे भी 2 हाउस बनते हैं। सेम चीज यहाँ भी कर सकते हैं एशियन यूनियन के साथ। आप अखंड भारत को एशियन यूनियन भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने पहले कहा था, जहां पर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश भी मिलकर एक एशियन पार्लियामेंट बना सकती है, अगर शांति से और दिमाग से सोचेंगे तो। और सिमिलर लेवल पे काम कर सकते हैं वो लोग भी। और ये चीज ना सिर्फ यूरोप में है बल्कि अफ्रीका में भी यही सिस्टम या मॉडल है। ये चीज बल्कि अफ्रीका में भी एग्जिस्ट करती है, एक अफ्रीकन यूनियन एग्जिस्ट करता है। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात है,
हमारे वहाँ इलेक्शन किस तरीके से होते हैं और लोग जीत कैसे जाते हैं। एक वोट से एक पार्टी जीत जाती है, लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है। वहाँ और डेमोक्रेसी को फ्रीडम है। जैसे कि अगर भाजपा को 15 वोट मिले और कांग्रेस को 10 मिले, तो कांग्रेस को वो 10 सीट मिलेगी और भाजपा को 15 सीट मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक वोट से पूरी की पूरी भाजपा जीत जाएगी और कांग्रेस को कुछ नहीं मिलेगा। वहां इस तरीके का डेमोक्रेसी वाला सिस्टम है। अब फिर से टॉपिक पे आते हैं। हालांकि अफ्रीकन यूनियन इतना ज्यादा एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट नहीं है जितना यूरोपियन यूनियन है। मतलब अफ्रीकन कंट्रीज में अभी भी बॉर्डर्स आपको दिखेगी। आप एक बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर को नहीं पार कर सकते हो, वीजा चाहिए आपको। यूरोपियन यूनियन में कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई बॉर्डर्स नहीं है। आप एक देश से दूसरे देश जा सकते हो बिना वीजा और पासपोर्ट के। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है और रुकावट ये है कि दोस्तों, कि आज के दिन जो लोग कहते हैं हम अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत के नारे लगाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, भाई यही लोग दरार बन चुके हैं, बीच में खड़े हैं। यही लोग बनने नहीं दे रहे हैं अखंड भारत। असल में कौन है ये लोग? ये लोग है हमारे कुछ नेताओं की ही तरह। कहते हैं कि लड़कियां इस तरीके के कपड़े नहीं वेयर कर सकती है, जैसे कि जींस, स्कर्ट। अगर ये लड़का लड़की हिंदू मुस्लिम है, अलग धर्म के हैं, तो एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते हैं और शादी नहीं कर सकते हैं। हम ये होने ही नहीं देंगे और प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे ये दोनों के बीच में। कुछ ऐसे भी नेताएं हैं कि जो कहते हैं कि 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं पर भारी पड़ेंगे। कोई ऐसे भी साधु है जो हमारे देश के, वो कहते हैं कि हमारे पुराने प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी एक जिहाद थे। हमारी गोदी मीडिया जो आखे दिन एक ही नारा लगाती है, एक ही ब्रेकिंग न्यूज होती है उनके पास, वो आप सबको पता होगा, हिंदू मुस्लिम वाली। यही ब्रेकिंग न्यूज है उनके लिए, जो हमको दिन भर भड़काती रहती है। हिंदू मुसलमान की न्यूज दिखा दिखा के, विचार दिखा दिखा के, झूठी मूठी कहानी बता के हमारा दिमाग खराब कर रही है। अरे मतलब कुछ नेता भी है हमारे जो कहते हैं कि अगर नहीं पहचाने हैं तो हम आपको बताते हैं। ये है राजस्थान के चुने हुए बीजेपी के नए नवेले विधायक बाल मुकुंद आचार्य, जो एक स्कूल के एनुअल फंक्शन में बतौर चीफ गेस्ट गए थे। वहां जाकर विधायक महोदय बोलते हैं कि हिजाब का क्या चक्कर है, हिजाब से माहौल खराब होता है, हिजाब बंद कर दो। मतलब ये कि विधायक ही देश में जो लोग एग्जिस्ट करते हैं, जो लोग अपने आप को इंडियन या भारतवासी कहते हैं, उसमें भी ये लोग दरार करते हैं रिलीजन को लाके और कल्चर को लाके। तो तुम दूसरों के बिलीव को एक्सेप्ट ही नहीं करना सीखोगे, टॉलरेंस नहीं करना सीखोगे, तो घंटा तुम अखंड भारत बनाओगे। अब भारत की हिस्ट्री में भी कुछ लोग ऐसे थे, जैसे कि वीर सावरकर, गोलवरकर के जैसे, जो अखंड भारत की तो बात करते थे, लेकिन अखंड हिंदू राष्ट्र की बात करते थे। इस सेंस में वो लोग अखंड भारत बनाने वाले थे। लेकिन इनकी आइडियोलॉजी क्या है वो आपको अगर जाननी है तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है, लिंक नीचे शेयर की है। हिंदुत्व वर्सेस हिंदुज्म। जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी थी,
इनके जो बीज है ना ऊंच नीच पर आधारित है इनकी सोच। इधर पर हम प्योर ब्लड के लोग हैं वही रह सकते हैं, इधर पर हम सब ह्यूमन कैटेगरी के लोग हैं जो हमसे नीचे हैं। अब आपको क्रांतिवीर मूवी का डायलॉग याद आ रहा होगा, नाना पाटेकर, ये हिंदू का खून ये मुस्लिम का खून, बता किसका है खून। वो बोलते हैं ऐसा। अब ये जो हिटलर है, सावरकर है और रहमत अली जैसे लोग हैं, इनके विचार धारणा जो है ना इसमें खून से फर्क पड़ता है, खून इंपॉर्टेंट है। हिटलर कहता है आर्यन खून। इन लोगों के लिए कुछ खून बड़ा सच्चा होता है, कुछ खून बड़ा झूठा होता है। वैसे ये जो हिंदू राष्ट्र का टॉपिक है अपने आप में एक इंटरेस्टिंग और डीप टॉपिक है। जैसे ही ये अखंड हिंदू राष्ट्र का आइडिया था, ऐसे ही सेम सोच जो है ना पाकिस्तान में भी है। अखंड मुस्लिम राष्ट्र जिसे कहते हैं गजवा ये हिंद। क्योंकि आज के दिन जो लोग सबसे ज्यादा आवाज उठाते रहते हैं, सोशल मीडिया पे चिल्लाते रहते हैं हिंदू राष्ट्र करके, वो एक्चुअली में हिंदुत्व राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले आपको पिछली वीडियो में बोला था कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। हिंदुइज्म वासुदेव कुटुंब की आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। सारी दुनिया एक समान है। अगर किसी की सोच आपसे नहीं मिलती तो उसे भी एक्सेप्ट किया जाता है और टॉलरेंस को प्रमोट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुत्व एक ऐसी आइडियोलॉजी है कि जिधर पर एक दुश्मन क्रिएट किया जाता है, और अगर किसी की सोच आपकी सोच से नहीं मिलती है तो जबरदस्ती अपनी सोच उस पर थोपते हैं। आप जैसे कपड़े पहनते हो वैसे ही कपड़े उस व्यक्ति को भी पहनाएंगे। आपका जो कल्चर है और बिहेवियर है सब एक जैसा ही सेम टू सेम होना चाहिए, सब उसे फॉलो करेंगे। ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी है। और अगर कोई नहीं करता है ऐसा तो उसे एंटी नेशनल बनाया जाएगा। हिंदुत्व की सोच इतनी ज्यादा खराब है कि दोस्तों, और दूसरे लोगों को बहुत ही बुरा फील करवाती है कि अखंड भारत तो बहुत दूर की बात है। ये हेटरेट पैदा करवाती है, ये सोच एक दूसरे से लड़वाती है। अगर ये सोच अगर हमारे भारत में ज्यादा देर तक डोमिनेट करती रही तो दोस्तों सिविल वॉर होगे और जितना भारत बना हुआ है उसमें भी टुकड़े करवा देंगे ये लोग। हमें अपने देश को जोड़ना है, डिवाइडेड नहीं करना है लोगों को। कल्चर के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, कस्टम के नाम पे, बल्कि सब चीज को मिक्स करके भारत देश बनाना है। वो अपना फेथ फॉलो करे, हम अपना फेथ फॉलो करेंगे। प्यार से और भाईचारे से रह सकते हैं। बस ऐसी आइडियोलॉजी को हमें प्रमोट करना बंद कर देना चाहिए। और दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी पास कीजिए जहां मैंने गलती की हो तो।